Welcome, guys. Welcome to day 8 of our daily PYQ research program of UPSC CSC prelims questions. And in this program, in this 150 days hard challenge of PYQ research, what we are basically doing is कि जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यूज हम एनालाइज कर सकें, ठीक है, डेली उनको ना सिर्फ एनालाइज करेंगे, उनके आंसर को चेक करने का ये सीरीज नहीं है, बल्कि उनके ऑप्शन पे रिसर्च करने की ये सीरीज है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गाइस. दोज हु डोंट नो मी, आई हैव गिवन 3 प्रीलिम्स टिल नाउ एंड 2 प्रीलिम्स आई हैव क्वालिफाइड, ठीक है, एंड क्वालिफाइड विद डिसेंट मार्क्स, ठीक है. और मार्क्स बताना हर वीडियो में मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट. एंड देन in my first attempt also I was qualifying the GS, but CSET में वहां पे मेरा रुक गया था, राइट. तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 3 अटेम्प्ट्स का ये कहता है कि यूपीएससी कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस हर साल रिपीट करता है, इन द सेंस जिसमें कि 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, डायरेक्टली रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, यस. एंड देन जो बाकी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, राइट, 15-20 जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको ऑप्शन पे बिल्डअप किया जाता है, राइट. तो इसीलिए पीवाईक्यू का ये रिसर्च प्रोग्राम हो सकता है आपके प्रिपरेशन में एक नई वैल्यू ऐड कर सके. स्टार्ट करते हैं आज का अपना डे 8 अपना लेक्चर, राइट. एंड देखो, अगेन हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात देखी थी कि मैपिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, मैपिंग और आईआर को लिंक करके. मैपिंग स्पेसिफिकली नहीं पूछी थी. ट्रेडिशनल जो है यूपीएससी का तरीका ये था कि वो जियोग्राफिकल मैपिंग आपसे पूछते थे. इस बार और पिछली बार भी 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी आप देखेंगे कि जो जो आपके स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज में है कोई प्लेसेस, उन प्लेसेस की मैपिंग वो आपसे पूछ रहे हैं, राइट. और ये वो चीजें हैं जो कि उस 2 घंटे के लेक्चर में ये सारे, ठीक है, 3 मैपिंग के क्वेश्चन डायरेक्टली वहां पे कवर थे, हिट लिस्ट, ठीक है. डायरेक्टली आप उनको, अगर आपने अच्छे से वो देखा होता, 2-3 बार लेक्चर देखा होता, तो आप इन क्वेश्चन को डायरेक्टली वहां पे मार्क कर सकते थे. जैसे ये क्वेश्चन फिर से बोल रहा है, एंड द क्वेश्चन इज अबाउट मैच द फॉलोइंग. यहाँ बोला है कि जो डोनबास कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये सीरिया से रिलेटेड है? जो कचिन है, क्या इथियोपिया से? टिग्रे क्या नॉर्थ यमन से? भाई किसी ने अगर देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन अगेन यूक्रेन वॉर से है. ये देखो, जेपोराजिया ये यूक्रेन का है, राइट. अगेन नीचे देखो, डोनबास, ठीक है, ये जो आपका डोनबास का एरिया है, ये डोनबास का एरिया रशिया ने यही तो रिसेंटली कैप्चर किया, समझ रहे हो? तो ये डोनबास का एरिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, क्रीमिया कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, नहीं. सो डोनबास इज नॉट रिलेटेड टू सीरिया. इसे तो आप यहाँ से ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, नंबर वन. नंबर दो, ये जब आपको पता है, अगर किसी ने थोड़े आईआर ठीक ठाक कवर किए होंगे, उन्हें पता है कि अफ्रीका में कुछ एक ऐसे रीजन है. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कीवू और इतूरी इन्होंने पूछ लिया था. अफ्रीका में कीवू और इतूरी एक डिस्प्यूटेड रीजन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. अफ्रीका में एक और रीजन जो है दारफुर प्रोविंस, ठीक है. दारफुर प्रोविंस, आप मुझे ये बताएंगे ये कौन सी कंट्री में है अफ्रीका में, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीकन एक कंट्री है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एस से नाम शुरू होता है. तो दारफुर प्रोविंस जो है, दारफुर प्रोविंस भी न्यूज में है, और ये कौन सी कंट्री में है ये आप मुझे बताएंगे, ये भी कॉन्फ्लिक्टेड है. तीसरी जो सबसे कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, दैट इज टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. ये टिग्रे आपके इथियोपिया में आता है. नॉर्मल एस्पिरेंट को ये नॉर्मली पता होना चाहिए, जिसने ये पिछले 1-2 साल से तैयारी की हुई है, ठीक है, मैपिंग वगैरह की है. ये तो इथियोपिया में है. अब इस ऑप्शन को भी आप हटा सकते हैं इजीली, इसे भी हटा सकते हैं. कचिन का जानना आपके लिए जरूरी है ही नहीं, इंडेड. अब कचिन जो है, कचिन आपके ठीक है, ये म्यांमार की एक प्रोविंस है, ठीक है, म्यांमार की प्रोविंस है. अब यहाँ से मैं 1-2 असाइनमेंट आपको और दूंगा, चलो डिस्कस ही कर लेते हैं क्या असाइनमेंट देना. ऐसे ही कचिन कॉरिडोर के अलावा कुछ एक ऐसे कॉरिडोर्स हैं जो काफी ज्यादा न्यूज में थे. फॉर एग्जांपल, नागोर्नो कराबाख से रिलेटेड आपका लचिन, ठीक है, ये कचिन है. लचिन कॉरिडोर आपका नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट, ऊपर भी देखो नागोर्नो कराबाख आया था ना. तो नागोर्नो कराबाख, जो नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, इस नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया गया है, जहां से लोग आ जा सकते हैं, ठीक है, एक पीसफुल कॉरिडोर. उसे हम लचिन कॉरिडोर कहते हैं, राइट. तो ये भी आपको ये पता होना चाहिए. एक अफगानिस्तान में वखान कॉरिडोर है, एक ऐसा ही कॉरिडोर अफगानिस्तान के जो नॉर्थ, आई थिंक बंगाश प्रोविंस है, बंगाश प्रोविंस. तो बंगाश प्रोविंस में वखान कॉरिडोर, ये भी न्यूज में रहता है, ये भी आपने याद रखना है, राइट. यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं. और एक जो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो, राइट, जो एक पांजशीर वैली, ठीक है,
पंजशीर वैली, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कैटेलोनिया, कैटेलोनिया भी कॉन्फ्लिक्ट में है, न्यूज में रहा है। ये कैटेलोनिया कौन सी कंट्री का हिस्सा है? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जब कैटेलोनिया आपने देख लिया तो आप मुझे कैलेडोनिया का भी बताएंगे कि ये कौन सी कंट्री का करंटली हिस्सा है और कहाँ पे जो है ये कॉन्फ्लिक्ट आपका चला हुआ है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताएंगे कि इंडिया का एक एयर बेस भी है। आई होप आपको, ठीक है, आपको ये बात पता होगी। सेंट्रल एशिया में एक कंट्री में इंडिया का एक एयरबेस भी है। कंट्री का नाम टी से शुरू होता है, एयरबेस का नाम एफ से शुरू होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये दोनों क्या चीजें हैं, राइट? सो यू नीड टू पार्टिसिपेट इन कमेंट सेक्शन इन चीजों से रिलेटेड, ठीक है? ये कैलेडोनिया, कैटेलोनिया, ताजिकिस्तान और ये एफ से शुरू होने वाला आपका एयरबेस, राइट? इन चीजों को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट? नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था, ये वो चीज है जो मैं अभी बता रहा था आपको कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट हिट आता है। ये पिछले साल, गुरु किसी को भरोसा ना हो तो CDS2 का पेपर जा करके देख लेना। एज इट इज, ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। एज इट इज, सेम, ठीक है? सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज, सेम टोन, सेम थीम। कि इन रिसेंट ईयर चाड, गुयना, माली, सूडान एटसेट्रा, ये जो है इंटरनेशनल अटेंशन को इन्होंने कॉट अप किया रिसेंटली। किस वजह से? डेफिनेटली सक्सेसफुल कूज की वजह से। ये फालतू में ऑप्शन है। अब इसको जो है इस पे रिसर्च करना मेरे लिए ईजी नहीं है, राइट? अब इस ऑप्शन पे मैं क्या रिसर्च करूं, सोचो, ठीक है? डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिसेंट डिस्कवरी। एक एरिया में रिसेंटली एक रेयर अर्थ एलिमेंट, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डिजिटल इकोनॉमी के लिए। आप मुझे बताएंगे उस एलिमेंट का नाम भी, कि भैया J&K के एक एरिया में, ठीक है, एक एरिया में आपको उस एलिमेंट के डिपॉजिट्स रिसेंटली डिस्कवर होते हुए मिले। आप मुझे बताएंगे उस एरिया का नाम और उस एलिमेंट का नाम भी, राइट? क्वेश्चन अच्छा यहाँ से बन सकता है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेसिस, नहीं यार, ठीक है, ये तो यहाँ पे मिलिट्री बेसिस चाइना के नहीं बने हुए, चाड, गुयना, माली वगैरह में। ये जिबूती में चाइना ने, ठीक है, जरूर, ठीक है, JBOUTI, जिबूती में चाइना ने जरूर अपना एक मिलिट्री बेस एक तरीके से, ठीक है, नेवल नेवल बेस वहां पे स्टेब्लिश किया ही हुआ है। देन साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट। अब देखो, एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट तो हो ही रहा है और आप मुझे बताएंगे कि उस उस इनिशिएटिव का नाम क्या है जो कि अराउंड 20 कंट्रीज ने, अफ्रीका की अराउंड 20 कंट्रीज ने एक बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है सहारा डेजर्ट को रोकने का, राइट? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ठीक है, और उस एरिया ऑफ ट्रांजिशन को भी बताएंगे जो कि सहारा डेजर्ट और डेंस कॉन्गो फॉरेस्ट, ठीक है, के बीच में एक एरिया ऑफ ट्रांजिशन अफ्रीका में पड़ता है। उस रीजन का नाम एस से शुरू होता है। मुझे आप ये बताएंगे उस रीजन का नाम। बेसिकली वो ग्रासलैंड के कैटेगरी में आप उसे रख सकते हैं, हालांकि वो ग्रासलैंड नहीं है, छोटी ग्रासेस वगैरह वहां पे पाई जाती है, लेकिन वो एरिया ऑफ ट्रांजिशन माना जाता है। उस एरिया ऑफ ट्रांजिशन का नाम क्या है, ठीक है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड नेक्स्ट आपका आता है कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आई मिस्ड upon this question, I think I have missed upon this question, right? Because decarbonizing, इसको हाईलाइट करके व्हाट, मतलब मैंने जिस चीज को यहाँ पे एक तरीके से ठीक है, इस डीकार्बोनाइजिंग वर्ड को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया, माय इंटरप्रिटेशन वाज कि डीकार्बोनाइजेशन मींस कि कार्बन का उत्सर्जन बंद हो जाए। समझ रहे हो? माय इंटरप्रिटेशन वाज दिस कि भैया जीरो उत्सर्जन, अगर कहीं से नेट जीरो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, तो वो डीकार्बोनाइज आप उसे कहेंगे। दिस वाज माय इंटरप्रिटेशन ऑफ डीकार्बोनाइजेशन। बट ये डिपेंड करता है एग्जामिनर डीकार्बोनाइजेशन को कैसे देखता है। डीकार्बोनाइजेशन कैन आल्सो बी सीन एज अ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ नॉट द कंप्लीट फेज डाउन ऑफ कार्बन emissions, but phase out of carbon emission, but it can also be seen as a phase down of carbon emission, not as a phase out, complete phase out, but also as a phase down of the carbon emissions। तो डीकार्बोनाइजेशन का मीनिंग वो कैसे लेता है, इस बात पे डिपेंड करता है। देखो, ये फर्टिलाइजर प्लांट्स, ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ ग्रीन हाइड्रोजन के, अब ये ग्रीन हाइड्रोजन हमने परसों चौथ ही पढ़ा है। और देखो यूपीएससी का माइंडसेट यहाँ से देखो गुरु, माइंडसेट यहाँ से देखो। आप पढ़ रहे होते हैं हाइड्रोजन के टाइप्स, आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे होते हैं
अपना ठीक है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन की टेक्निक्स आप पढ़ रहे होते हैं, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन की टेक्निक आप पढ़ रहे होते हैं, हेबर-बोश टेक्निक, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? आप पढ़ रहे होते हैं ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस एटसेट्रा। क्वेश्चन वो कहाँ से पूछ रहा है, इतना नॉर्मल क्वेश्चन कि इनमें से सिग्निफिकेंट रोल डिकार्बोनाइजेशन में सिग्निफिकेंट रोल अगेन कौन-सी इंडस्ट्रीज़ में प्ले करेगा ग्रीन हाइड्रोजन? सो फर्टिलाइज़र प्लांट ऑब्वियसली, व्हाई? बिकॉज़ फर्टिलाइज़र जो है ग्रीन फर्टिलाइज़र या ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन की बात हम आजकल कर रहे हैं और वो ग्रीन हाइड्रोजन से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट योर बेसिकली ठीक है, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन, राइट? एंड देन आपका आता है स्टील प्लांट्स। ऑब्वियसली स्टील प्लांट्स में भी हाइड्रोजन का यूज़ आप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज़ ड्रॉन फ्रॉम कोल एटसेट्रा एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्नेसेस, कोल फर्नेसेस, आप जो है हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑयल रिफाइनरीज में मुझे डाउट था क्योंकि वो इस तरीके के ट्रैप्स हमेशा क्वेश्चन में सेट करते हैं। मुझे अभी भी डाउट है कि ऑयल रिफाइनरीज का आंसर होना चाहिए या नहीं। अभी मैंने यहाँ पे वो भी लगाया, राइट? ये उसी टाइम लगाया। आई होप आपको जो है बहुत शोर भी आ रहा होगा बंदरों का बाहर से। तो ऑयल रिफाइनरीज में मुझे अभी भी डाउट है। व्हाई? बिकॉज़ ऑयल रिफाइनरी ऐसी चीज़ है गुरु कि अ, अगर डिकार्बोनाइजेशन का मीनिंग आप लेते हो कि बिल्कुल ज़ीरो प्रोडक्शन होना चाहिए या फिर नेट ज़ीरो प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उस लिहाज में आपकी ग्रीन हाइड्रोजन हो सकता है कि फेल हो जाए ऑयल रिफाइनरीज को डिकार्बोनाइज करने के लिए। व्हाई? बिकॉज़ ऑयल रिफाइनरीज में अल्टीमेटली आप ऑयल को ही रिफाइन कर रहे हो, समझ रहे हो? तो इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी मान लो इम्प्यूरिटीज वगैरह निकल रही है, राइट? तो वो इम्प्यूरिटीज आपके एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं जाएगी। अल्टीमेटली आप ऑयल को ही रिफाइन कर रहे हो। अदरवाइज ऑल्सो देयर आई मीन देयर आर टू प्रोसेसेस जो कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देयर इज हाइड्रो क्रैकिंग एंड हाइड्रो ट्रीटिंग। हाइड्रो क्रैकिंग एंड ठीक है, हाइड्रो क्रैकिंग एंड हाइड्रो ट्रीटिंग, हाइड्रो ट्रीटिंग, ठीक है। हाइड्रो क्रैकिंग क्या होता है, ये आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है। हाइड्रो क्रैकिंग इज बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप जब किसी हैवी ऑयल को, किसी हैवी बायोमास को, किसी भी चीज को अगर आप क्रैक कर रहे हो, उसे छोटे सब्सटेंस में जो है क्रैक कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जांपल आपने नेचुरल ऑयल को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में उसे गर्म किए बिना, डिस्टिलेशन किए बिना, बल्कि सीधे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उसे क्रैक कर दिया और छोटे जो है छोटे मॉलिक्यूल्स वाले सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल आपके पेट्रोल हो गया, डीजल वगैरह हो गया, ऐसे सब्सटेंस उससे निकाले, दैट इज योर हाइड्रो क्रैकिंग। एंड देन आपका आता है हाइड्रो ट्रीटिंग। हाइड्रो ट्रीटिंग मीन्स कि यू आर ट्रीटिंग एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन टू रिमूव इट्स इम्प्यूरिटीज। तो इन दो टेक्निक्स के थ्रू देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड यस आई थिंक इसका आंसर ऑल थ्री होना चाहिए। ये मैंने उस टाइम जल्दबाजी में, तभी मैंने यहाँ ओ भी लगाया एकदम से। मैं कहा यार गोला गलत मार दिया, और मेरी आदत ये है कि मैं गोला एकदम से मार ही देता हूँ, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन लगाया गोला मार ही दिया। सो इन दोनों टेक्निक्स के बारे में मैंने उस टाइम सोचा ही नहीं, ये दिमाग में आई ही नहीं। आई जस्ट डाउटेड कि हाँ अल्टीमेटली तो आप ऑयल को ही रिफाइन कर रहे हो यार, और यहाँ से जो है ठीक है, अल्टीमेटली आपका एमिशन तो होना ही है, राइट? मैंने इस एंगल से इसे सोचा एंड आई थिंक आई हैव थॉट अबाउट इट रॉन्गली। ऑल थ्री शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी आल्सो, राइट? देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी20 के बारे में। ये चीज बताता है कि जो चीज बहुत ज्यादा न्यूज में है, उस साल तो वो पॉसिबिलिटी है कि पूछ ले, लेकिन इवन जी20 के बारे में अगले साल भी वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज देखो, इस साल जितने भी सीडीएस के क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी सीडीएस के क्वेश्चन पेपर आए उसमें आपको जी20 मिला, सीडीएस 1, सीडीएस 2। इस साल सीपीएफ के क्वेश्चन में भी आई थिंक जी20 पे क्वेश्चन था। और इस साल जिन जिन लोगों ने यूपीएससी का ईपीएफओ का पेपर दिया था, ईपीएफओ का पेपर 2, उसमें भी जी20 पे क्वेश्चन आया था और उन्होंने पूछा था कि जी20 में क्या 20 टॉप कंट्रीज आती है? नो, दैट वाज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज टॉप 20 इकोनॉमीज आ रही है, कंट्रीज नहीं आ रही है। 19 कंट्रीज प्लस ईयू, ऐसे करके जो है उन्होंने एक क्वेश्चन वहां पे था, राइट? जी20 का हर इस चीज में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये देखो, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपको पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जेनरिक सी स्टेटमेंट है कि ये ओरिजिनली एस्टेब्लिश हुई थी एज ए प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। बेसिकली 1997 के आसपास ये एस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। इस क्राइसिस से डर के लोगों को लगा कि हाँ हमें जो है अपनी जो और हाँ, जी20 पे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था।
G20 पे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, याद है? कॉमन फ्रेमवर्क, G20 के कॉमन फ्रेमवर्क ऑन डेट सस्टेनेबिलिटी और पेरिस क्लब, ठीक है? पेरिस क्लब पे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। आप मुझे बताएं कि कॉमन फ्रेमवर्क तो चलो ये डेट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है, पेरिस क्लब किस चीज से रिलेटेड है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है ये पेरिस क्लब। अब G20 ग्रुप वॉज ये ओरिजिनली एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक डायलॉग फोरम के तौर पे क्रिएट किया गया था, और बाद में चल के ये जो है आपका एक इतना इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग बन के ये रेडी हुई कि आई थिंक ओवर 60% ऑफ जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी, एंड ओवर, ठीक है, ओवर 80% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, आई थिंक दिस इज व्हाट G20 कंट्रीब्यूट्स, या फिर ये वैसा वर्सा हो सकता है। ये फैक्ट एकदम आप अपने हिसाब से एक बार रीचेक कर लीजिएगा, हालांकि इतनी फैक्चुअल नॉलेज आपको चाहिए नहीं होती है किसी भी चीज के लिए। सेकंड थिंग कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ, यस यस यस, इसके लिए जो है अमिताभ कांत जो हमारे G20 के शेरपा थे, उनका एक इंटरव्यू आया था। आई ऑलवेज लव वाचिंग द इंटरव्यूज एटसेट्रा, डायलॉग एटसेट्रा। उन्होंने प्रायोरिटीज की एक लिस्ट को आउटलाइन किया था, इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक गुड ऑफ इंडिया, राइट, ये भी एक चीज है इंडिया की G20 प्रायोरिटीज में। ठीक है, जो डेट सस्टेनेबिलिटी है ये भी एक चीज थी इंडिया की G20 प्रायोरिटीज में। आपके जो AI है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल AI एटसेट्रा, ये सब चीजें भी हमारी G20 की प्रायोरिटीज में इस साल शामिल की गई थी। सो दिस इज योर बोथ 1 and 2, दिस इज द आंसर। आई थिंक वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, ऑलरेडी 16 मिनट की हो चुकी है। बाकी जो चीजें हैं ये हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज ये कल से देखेंगे, और कैसे जो है आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये लेक्चर्स कितने किस तरीके से इनको और ज्यादा एनहांस किया जा सकता है, ये रिसर्च वर्क में क्या और ज्यादा एनहांसमेंट की जा सकती है। एंड आई ऑलवेज लव रीडिंग योर कमेंट्स, ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जाती है ये आपकी ही प्रिपरेशन में ठीक ठाक वैल्यू ऐड करेगा, जब अगर आप इन चीजों पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि आई नो कि पिछले 3-4 साल में क्या चीज न्यूज में रही है, एंड आई एम गिविंग यू ऑल द असाइनमेंट्स अकॉर्डिंगली। ट्रस्ट में ये चीजें जो है हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वैल्यू कर पाए, और आपको कट ऑफ के अगर पार ना करवाएं तो उसके बहुत करीब, इतना करीब ले जाएं कि अगले अटेम्प्ट के लिए आप टूटेंगे नहीं, राइट, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय लाइव क्लासेस फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी, तो उसके लिए भी आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे आपको फ्री लाइव क्लासेस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।